रिएक्शन मैकेनिज्म हम डिटेल में पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में। बोथ इवन एलिमिनेशन एज वेल एज E2 एलिमिनेशन, दोनों मैकेनिज्म हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स यानी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप हटेगा और बीटा कार्बन से H हटेगा। तो ये किस तरह से ओरिएंट होने चाहिए और कब एलिमिनेशन फिजिबल है और कब नहीं, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में। वी स्टार्ट ऑफ विद E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में हमने मैकेनिज्म कैसा देखा था? सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप हटना और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का हटना, दोनों कैसे हो रहे थे? साइमल्टेनियसली। अ ट्रांजिशन स्टेट वाज फॉर्म्ड। तो वही चीज यहाँ पर हम वापस से रिपीट करेंगे। एग्जाम्पल CH3 CHX CH3 लेकर के। अब अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप हटना, यहाँ हमने X लिया है, हैलोजन मान रहे हैं। बीटा कार्बन से H का रिमूव होना, जब दोनों साइमल्टेनियसली होने हैं। तो अगर इन दोनों का ओरिएंटेशन एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर है, तो ही आसानी से एलिमिनेशन होगा। सबसे पहली चीज, क्योंकि कोप्लेनर होगा तभी इनसे ग्रुप्स के हटने के बाद इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकेगा। तो सबसे पहली चीज तो लीविंग ग्रुप अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से H दोनों कहाँ अटैच होने चाहिए? दे मस्ट बी कोप्लेनर टू ईच अदर। दूसरी चीज, दे मस्ट बी पोजिशन्ड एंटी विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तभी हम देखेंगे E2 एलिमिनेशन में इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लीविंग ग्रुप और अल्फा कार्बन का बॉन्ड टूटते हुए और बीटा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटते हुए साइमल्टेनियसली रहता है ट्रांजिशन स्टेट में। तो यहाँ पर अगर ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन में होंगे तो इस ट्रांजिशन स्टेट में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी? कम होगी। इसका बनना कैसा होगा? मोर फेवरेबल होगा, तो रिएक्शन रेडिली हो पाएगा। जबकि अगर हम लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन सिन पोजीशन में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखें तो उस कंडीशन में ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह की रहेगी। यहाँ पर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्लोज होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ट्रांजिशन स्टेट में ज्यादा रहेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से इसका फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं होगा। तो E2 एलिमिनेशन में हमने कंक्लूड किया है कि हमारा अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ लीविंग ग्रुप और बीटा कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, पहली बात दोनों कोप्लेनर होने चाहिए और दूसरा दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी होने चाहिए। सिन पोजीशन पे फेवरेबल नहीं रहेगा E2 रिएक्शन। फर्दरमोर E2 एलिमिनेशन के लिए एसेंशियल कंडीशन हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा हाइड्रोजन होना एसेंशियल है साइमल्टेनियसली ये दोनों एलिमिनेट होने के लिए। तो ये तो हो गई बात किसकी? E2 एलिमिनेशन की। अब हम मूव ऑन करते हैं टू इवन एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन का मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, कैसा होता है? मल्टी स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में हमारे सबस्ट्रेट में से लीविंग ग्रुप हटता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन जाता है और फिर उस कार्बोकेटायन में से H+ रिमूव होता है एंड एज अ रिजल्ट द एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। यहाँ पर लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन सेम स्टेप में नहीं एलिमिनेट हो रहे हैं, अलग अलग स्टेप में रिमूव हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट इट इज नॉट एसेंशियल फॉर देम टू बी एंटी विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी उनका होना कोई एसेंशियल नहीं है, बिकॉज वंस लिविंग ग्रुप इज रिमूव कार्बोकेटायन बन जाएगा। कार्बोकेटायन कैसा है? प्लेनर है। अब उसमें से H रिमूव होगा। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये CH3 CHX CH3। In the first step, only X negative will be removed. We get this carbocation, and in the next step, from the carbocation, H+ will be removed and alkene will be formed. ये तो हो गया बेसिक अपना ओरिएंटेशन। अब अपन कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स देख लेते हैं कि उनमें ग्रुप लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन के ओरिएंटेशन किस तरह से होते हैं, तो रिएक्शन फिजिबल होते हैं और किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं ये चीज। वी स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट कंपाउंड। वी हैव दिस साइक्लोहेक्सेन लेंगे जिस पर मिथाइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूटेड है एक कार्बन पे और एडजेसेंट कार्बन पे क्या है? ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड। रिएक्शन कंडीशन है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। एसेंशियली एलिमिनेशन करेंगे तो अल्फा कार्बन से तो ब्रोमीन हटेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अब बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है। यहाँ पर
ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट रहेगा? सिन पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि एंटी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, हमने बता रखा है, ये डैश से बताया है, ये वेज से, इसका मतलब ये क्या है? एक दूसरे के एंटी। तो यानी ऑब्वियसली इस कार्बन का, बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो कैसा है? ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में सिन। सिन पोजीशन से H और Br का एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। एज अ रिजल्ट सिन की जगह एंटी हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा? इस बीटा कार्बन से। तो bromine and hydrogen from here will be eliminated. As a result, we will get only one possible product, that is this. We move on to the next compound ये। यहाँ पर again cyclohexane ring, मिथाइल ग्रुप और ब्रोमीन। अब ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? वेज पे लगे हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हो गई है? सिन पोजीशन पे। यानी इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में क्या हुआ? एंटी। सिमिलरली इस बीटा कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है जो ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में एंटी। जब आप इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ से भी। एज अ रिजल्ट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग टू प्रोडक्ट्स। सो वी गेट दिस प्रोडक्ट एज वेल एज दिस प्रोडक्ट। अब दो अलग अलग प्रोडक्ट्स जब बन रहे हैं तो मेजर कौन सा रहेगा, माइनर कौन सा रहेगा? सेडजेफ एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारा सेडजेफ प्रोडक्ट है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। So this will be formed as the major and this will be formed as the minor product. We move on to the next compound, this particular molecule. Again cyclohexane ring है। ब्रोमीन कहाँ लगा हुआ है? वेज पे। जबकि इसके एडजेसेंट दोनों बीटा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप कहाँ लगे हुए हैं? डैश पे। अब इसका रिएक्शन जब आप अल्कोहलिक KOH से कराएंगे, E2 एलिमिनेशन होना चाहिए। E2 एलिमिनेशन के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में एंटी हाइड्रोजन। यहाँ पर एंटी मिथाइल है दोनों जगह, बीटा कार्बन पे एंटी हाइड्रोजन है ही नहीं। दोनों पे एक एक हाइड्रोजन कहाँ है? सिन पोजीशन पे। सिन पोजीशन से एलिमिनेशन होगा नहीं E2। एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस, नो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। फर्दर नेक्स्ट अपन ये एग्जांपल ले लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन रिंग है, दो ब्रोमीन एटम्स एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, एडजेसेंट कार्बन पे, ठीक है? विसिनल डाइहैलाइड हो गया। अब यहाँ ये दोनों हैलोजन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे लगे? एंटी पोजीशन पे, दे आर एंटी पोजीशन। हम रिएक्शन करा रहे हैं NaI और एसीटोन के साथ, तो ये कंडीशन क्या बताती है? रिएक्शन हमारा क्या रहेगा? डीहैलोजनेशन। अभी तक जो एग्जाम्पल्स थे वो सब किसके थे? डीहाइड्रोहैलोजनेशन के। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डीहैलोजनेशन। डीहैलोजनेशन मतलब दोनों ब्रोमीन हटेंगे और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे लगे? एंटी पोजीशन पे, इसलिए आसानी से एलिमिनेट होंगे। एंड एज अ रिजल्ट साइक्लोहेक्सेन विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। वहीं अगर इस साइक्लोहेक्सेन रिंग पे दोनों ब्रोमीन हमारे सिन पोजीशन पे लगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, आप कंडीशन फिर वही प्रोवाइड करें, NaI और एसीटोन हीट करें, E2 एलिमिनेशन होना चाहिए, डीहैलोजनेशन होना चाहिए, बट दोनों कहाँ हैं? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिन पोजीशन पे, तो इसलिए एलिमिनेशन नहीं पॉसिबल होगा। एज अ रिजल्ट देयर वोंट बी एनी प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर। अब E2 एलिमिनेशन में हमने एक और इफेक्ट पढ़ा था, आइसोटोपिक इफेक्ट। तो अगर आइसोटोप इफेक्ट भी हो और सिन और एंटी पोजीशन का इफेक्ट भी हो, तो दोनों फैक्टर्स में से कौन सा डोमिनेट करेगा, ये अपन नेक्स्ट फर्दर एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल वी टेक दिस एग्जांपल। यहाँ साइक्लोहेक्सेन रही है, ब्रोमीन हैलोजन अटैच्ड है, लिविंग ग्रुप क्या हो गया यहाँ पे? ब्रोमीन। इस लिविंग ग्रुप से वाले अल्फा कार्बन एटम से ये दोनों जो बीटा कार्बन अटैच्ड है, उनमें से एक के पास है मिथाइल ग्रुप इन एंटी पोजीशन, यानी इस कार्बन का H ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में कैसा हो गया? सिन। जबकि दूसरे बीटा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप कहाँ है? सिन पोजीशन पे, ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में। एंटी पोजीशन पे यहाँ क्या है? ड्यूटेरियम। अब अगर हम इस पे अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो एलिमिनेशन होगा E2। E2 एलिमिनेशन, अब यहाँ अवेलेबल है सिन पोजीशन वाला हाइड्रोजन, जबकि यहाँ अवेलेबल है एंटी पोजीशन वाला ड्यूटेरियम। ज्यादा रेडिली क्या ब्रेक होएगा यहाँ पे? ड्यूटेरियम विल ब्रेक मोर रेडिली। क्यों? कि ओरिएंटेशन एंटी है। ओरिएंटेशन हियर इज द डोमिनेंट फैक्टर। जो एंटी लगा है वही ग्रुप एलिमिनेट होगा, सिन वाला रिएक्ट नहीं करेगा, एलिमिनेट नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट ये ब्रोमीन और ये ड्यूटेरियम DBr एलिमिनेट हो जाएगा।
and we will get only this alkene as the product. अब फर्दर एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस वन, साइक्लोहेक्सेन रिंग पर ब्रोमीन लगा है, वेज पे लगा है ब्रोमीन, ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ये दोनों बीटा कार्बन एटम्स हैं, एक के पास हाइड्रोजन एटम्स दोनों प्रेजेंट है, तो यानी वन हाइड्रोजन इज सिन विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमीन, द अदर हाइड्रोजन इज एंटी, तो एंटी हाइड्रोजन अवेलेबल है यहाँ, जबकि इस बीटा कार्बन पे ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में एंटी पोजीशन पे क्या अवेलेबल है, ड्यूटेरियम। तो अब एक जगह एंटी पोजीशन पे हाइड्रोजन है, एक जगह एंटी पोजीशन पे ड्यूटेरियम है, तो पॉसिबिलिटी है एलिमिनेट दोनों हो सकते हैं। ज्यादा रेडिली क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन इन द एंटी पोजीशन विल बी रिमूव्ड more readily. Why? Because we have read that the CH bond is relatively weaker as compared to the CD bond. तो इसलिए ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर ये एल्कीन बनेगा एज द मेजर प्रोडक्ट। थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है ब्रोमीन और ये ड्यूटेरियम एलिमिनेट होकर ये एल्कीन भी बनने की, बट दिस विल बी ओनली माइनर प्रोडक्ट। ये तो अपन ने E2 एलिमिनेशन के जनरल एग्जांपल्स देख लिए। Now we move on to stereochemistry in open chain compounds. अभी तक ये सब साइक्लिक एग्जांपल्स लिए हमने। ओपन चेन कंपाउंड्स में द स्टीरियोकेमिस्ट्री इज सच कि थोड़ा सा हमारे को सावधानी रखनी पड़ती है, अदरवाइज एरर होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो विल बी अ लिटिल मोर केयरफुल विद दिस। वी स्टार्ट ऑफ विद दिस कि अगर हमारे पास एक कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर पर हमारा हैलोजन अटैच्ड है, एडजेसेंट बीटा कार्बन एटम पर यदि दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो दोनों हाइड्रोजन बारी बारी हमारे हैलोजन के रेस्पेक्ट में एंटी पोजीशन पे आ सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट बनेंगे दो स्टीरियो आइसोमर्स, एल्कीन बनेगा तो सिस आइसोमर भी बन सकता है और ट्रांस आइसोमर भी बन सकता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू स्टीरियो आइसोमर्स बीइंग फॉर्म्ड। आउट ऑफ दिस वन विल बी इन द मेजर अमाउंट एंड द अदर प्रोडक्ट विल बी इन द माइनर अमाउंट। तो ये रिएक्शन हम कहते हैं किस तरह का होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव। जब एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है और एक स्टीरियो आइसोमर मेजर बनता है जबकि दूसरा माइनर, उन रिएक्शन को हम कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। और यहाँ मेजर अमाउंट में क्या बनता है, ऑलवेज द ट्रांस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। अब इस चीज को समझते हैं हम एग्जाम्पल लेके। दिस कंपाउंड विल टेक CH3, CH2, CHBr, CH3। अब यहाँ पर हेलोजन अटैच विद कार्बन से, दैट इज योर अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन क्या है, एक कायरल सेंटर, कायरल सेंटर है, इसे एक H अटैच है, एक ब्रोमीन, एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप। जब आप इसका रिएक्शन अल्कोहलिक क्यूएच से कराएंगे तो देयर आर टू बीटा कार्बन एटम्स ईच पोजेसिंग हाइड्रोजन। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई, अगर इस टर्मिनल मिथाइल ग्रुप से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और अल्फा कार्बन से हैलोजन, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्या बन गया ये, ब्यूट 1ene। जबकि अगर यहाँ से हैलोजन और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो पॉसिबिलिटी क्या है, ब्यूट 2ene बनने की। तो ये दोनों तो क्या हो गए हमारे आइसोमर स्ट्रक्चरल, ब्यूट 1ene एंड ब्यूट 2ene। अब ब्यूट 2ene में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रांस आइसोमर भी हो सकता है, भी डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर कैन बी फॉर्म्ड। सो आइदर अ ट्रांस प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड और अ सिस प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड। हमने कहा रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है, तो कौन सा स्टीरियो आइसोमर्स इन दोनों में से ज्यादा बनेगा, द ट्रांस आइसोमर विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट, वेयरएज द सिस आइसोमर विल बी फॉर्म्ड एज द माइनर प्रोडक्ट। इसी चीज को हम न्यूमैन फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। न्यूमैन फॉर्मूला में ये अपन ने कायरल कार्बन फ्रंट कार्बन ले लिया, इससे अटैच है हमारा ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप, जबकि बैक कार्बन से हमारे दो हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है। बैक कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को कन्वीनियंस के लिए हम लेबल कर लेते हैं H1 एंड H2। अब ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हैलोजन अल्फा कार्बन एटम से जो जुड़ा है, इसके रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन का H1 ट्रांस पे आ रहा है, ऑपोजिट सॉरी एंटी आ रहा है एक तरह से। तो H1 एंटी पे है, तो ये अल्फा से हैलोजन और बीटा से H1 हाइड्रोजन ये एलिमिनेट होंगे। ये दोनों एलिमिनेट होते ही CH3H2 H एंड CH3, तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, CH3H H एंड CH3 ट्रांस प्रोडक्ट।
दिस विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। वहीं हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस मॉलिक्यूल में तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो अगर हमारे बैक कार्बन के ग्रुप्स रोटेट हो जाते हैं, थोड़े रोटेट हमने इस तरह से किए कि H2 और हैलोजन के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, एंटी पोजीशन पे, तो H2 एंटी पे आ गया, H1 यहाँ और CH3 इधर माइग्रेट कर गया। अब आप अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन कराएंगे तो हैलोजन और एंटी पोजीशन पे H2 ये वाला हाइड्रोजन है, ये दोनों एलिमिनेट होंगे। एज अ रिजल्ट दोनों कार्बन आइटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, CH3 सेम साइड है, HH सेम साइड है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वी विल गेट द सिस आइसोमर फॉर्म। तो मेजर ट्रांस बनेगा, माइनर क्वांटिटी में सिस आइसोमर की पॉसिबिलिटी है। अब अगर हमारे कंपाउंड में दो कायरल सेंटर्स हैं और उन पर हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे, दो कायरल सेंटर पे एलिमिनेशन मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली वन बीटा हाइड्रोजन एक ही होगा। अब जब एलिमिनेशन कराएंगे तो क्या कंडीशन होगी, इन दैट केस द रिएक्शन विल बी स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस इन विच स्टीरियो सिलेक्टिव में हमने कहा था कि दो पॉसिबल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। यहाँ एल्कीन बन रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस या ट्रांस की पॉसिबिलिटी। स्टीरियो सिलेक्टिव यानी कोई एक आइसोमर ज्यादा अमाउंट में और दूसरा कम अमाउंट में बनेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक इज दैट स्पेशल केस जहां पर आउट ऑफ ट्रांस एंड सिस ओनली वन आइसोमर विल बी फॉर्म्ड, द अदर विल नॉट बी फॉर्म्ड एट ऑल। तो अब पहले इसमें इस तरह की चीज में हम पहले एक शॉर्टकट समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान याद रखने में इजी रहता है कि किस तरह का आइसोमर होगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा। सपोज वी हैव द रिएक्टेंट विच इज एरिथ्रो। अब एरिथ्रो मतलब दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स कायरल सेंटर है, उसमें आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड हो और जो लीविंग ग्रुप्स हैं दोनों कार्बन एटम्स के वो एक ही साइड हो, तो उस आइसोमर को हम क्या कहेंगे, एरिथ्रो आइसोमर। एरिथ्रो आइसोमर पर एलिमिनेशन हम E2 करा रहे हैं, एंटी एलिमिनेशन। अगर एंटी एलिमिनेशन होता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रांस। इस एक चीज को याद रखते ही हमें बाकी पूरा ये शॉर्टकट इजीली याद रह जाएगा। कैसे, एरिथ्रो की जगह अब अगर हम थ्रियो आइसोमर लेते हैं, थ्रियो आइसोमर मतलब आइडेंटिकल ग्रुप्स कायरल कार्बन पे कहाँ है, ऑपोजिट एंड्स पे या एक दूसरे के ऑपोजिट एंड्स पे लगे हुए रहेंगे। तो इन दैट केस थ्रियो आइसोमर हमने लिया, एलिमिनेशन हम एंटी करा रहे हैं, एंटी एलिमिनेशन करा रहे हैं तो एरिथ्रो की जगह आइसोमर थ्रियो हो गया। एक चेंज, हमेशा चेंज कितने होंगे, दो चेंज एक साथ होंगे, केवल एक चेंज नहीं होगा। रिएक्टेंट एरिथ्रो की जगह हमने थ्रियो ले लिया, एलिमिनेशन एंटी ही रखा है, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट भी ट्रांस से चेंज करना पड़ेगा, तो क्या होगा, सिस आइसोमर बनेगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट ले लो, एरिथ्रो की जगह थ्रियो आइसोमर ले लो और अगर एलिमिनेशन हम एंटी की जगह सिन करा दें तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट भी चेंज कर दिया, एलिमिनेशन भी चेंज कर दिया, तो प्रोडक्ट में चेंज नहीं आएगा। ट्रांस यहाँ बन रहा था, यहाँ भी प्रोडक्ट क्या रहेगा, ट्रांस ही रहेगा। एक और केस लास्ट बनता है, हमने रिएक्टेंट एरिथ्रो ही रखा, रिएक्टेंट एरिथ्रो ही है, एलिमिनेशन अगर हम सिन करेंगे, ऑपोजिट चेंज हुआ ये, तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा, चेंज होगा, प्रोडक्ट भी ट्रांस की जगह क्या बनेगा, सिस बनेगा। तो ये एक तरह से शॉर्टकट है इसको याद रखने के लिए। आप एक स्टार्टिंग वाला याद रख लीजिए, इजी है याद रखने के लिए, एरिथ्रो के लिए E, एंटी के लिए A और ट्रांस T। ईट, वी ईट थिंग्स, तो ईट से आसानी से याद रह जाता है कि अगर हम एरिथ्रो आइसोमर पर एंटी एलिमिनेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा कैसा बनेगा, केवल और केवल ट्रांस आइसोमर बनेगा। अब इसी चीज को हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं और बेटर क्लियरली। वी टेक दिस कंपाउंड, दिस इज एरिथ्रो कंपाउंड। एरिथ्रो कायरल सेंटर, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों कार्बन एटम्स क्या हैं हमारे, कायरल सेंटर्स। तो वी हैव टू एडजेसेंट कायरल सेंटर्स और एरिथ्रो आइसोमर ये है क्योंकि इस कायरल सेंटर पे आइडेंटिकल ग्रुप मिथाइल मिथाइल सेम साइड पे और लीविंग ग्रुप, हटने वाला क्या है, ब्रोमीन अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, लीविंग ग्रुप भी क्या है, एक साइड। तो दिस इज योर एरिथ्रो आइसोमर।
एरिथ्रो आइसोमर का हम अल्कोहलिक क्योएट से रिएक्शन कराएंगे, E2 एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन किस तरह का होगा? एंटी एलिमिनेशन। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एज अ रिजल्ट ऑफ एंटी एलिमिनेशन द ट्रांस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ये Br और H दोनों हटे, यहाँ डबल बॉन्ड राइज हुआ, तो अब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर फिनाइल्स ऑपोजिट साइड और मिथाइल ऑपोजिट साइड ट्रांस आइसोमर मिलेगा। इसे हम और बेटर समझ सकते हैं न्यूमैन फॉर्मूला लेकर। इस एरिथ्रो आइसोमर का ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये अपना फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है, कायरल कार्बन। फ्रंट कार्बन पे हमने तीनों ग्रुप्स लगा रखे हैं और ये बैक कार्बन के तीनों ग्रुप्स शो कर रखे हैं। अब हमें एलिमिनेशन कराना है एंटी, तो यानी ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में बैक कार्बन का हाइड्रोजन का आना चाहिए एंटी पोजीशन पे। एंटी पोजीशन पे कब आएगा? जब आप फ्रंट कार्बन के स्ट्रक्चर को एज सच रखें। फ्रंट और बैक इन दोनों कायरल कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो इसमें हम फ्रीली रोटेट करेंगे इस तरह से कि पीछे वाले कार्बन के ग्रुप दे आर रोटेटेड बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो ये जो H यहाँ था वो अब कहाँ आ जाएगा? इधर। तो नाउ ब्रोमीन के एंटी H आ गया, और इन दोनों को एलिमिनेट जब कराएंगे तो PH और CH3 इस तरफ है, CH3 और PH इस तरफ है, तो यानी प्रोडक्ट क्या बना? ट्रांस आइसोमर। दैट इज व्हाई वी गेट द ट्रांस आइसोमर ओवर हियर। इसी का हम थ्रियो आइसोमर भी ले लेते हैं। सेम कंपाउंड ले लिया हमने, यही कंपाउंड थ्रियो आइसोमर। दोनों कायरल सेंटर्स पर, ये हमारे कायरल सेंटर्स हैं, इन दोनों कायरल सेंटर्स पर आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हुए हैं, और जो एलिमिनेट होने वाले हैं ये ग्रुप्स भी क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट अटैच्ड है। तो दिस इज योर थ्रियो आइसोमर। इस थ्रियो आइसोमर का जब आप अल्कोहलिक क्योएच के साथ रिएक्शन कराएंगे E2 एलिमिनेशन होगा। E2 एलिमिनेशन, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से H एलिमिनेट होकर प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिस आइसोमर विल बी फॉर्म्ड। इसी को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। ये फ्रंट कार्बन, इसको बैक कार्बन मान लीजिए। न्यूमैन प्रोजेक्शन हम इस तरह से इसका बना सकते हैं। अब हमें ये ब्रोमीन एलिमिनेट करना है। फ्री रोटेशन दोनों कायरल कार्बन के बीच में पॉसिबल है, तो इस तरह से कराना है कि ये H कहाँ आए? ब्रोमीन के ऑपोजिट, एंटी। एज अ रिजल्ट हमने इसको जब घुमाया बाय नियरली 60 डिग्री, तो नाउ ब्रोमीन एंड H स्टैंड ऑपोजिट टू ईच अदर। E2 एलिमिनेशन होगा, दोनों हट जाएंगे और दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आएगा तो इसका मिथाइल और दूसरे का मिथाइल दोनों पास पास। सिमिलरली फिनाइल, फिनाइल भी क्या है? एक तरफ। तो इसका मतलब जो एल्कीन बनी वो किस तरह की बनी? इट विल बी अ सिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड। यहाँ अपना कंप्लीट होता है पूरा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन का। हमारी जो एलिमिनेशन की सीरीज थी, हमने E1, E2 डिटेल मैकेनिज्म पिछले वीडियोस में पढ़े। यहाँ हमने उसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी पूरे देख लिए। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।